So, sir, we are already 5 minutes late. Let us हम लोग इम्पेयरमेंट अकाउंट में एक सम भी बनाए थे। मैं ठीक बोल रहा हूं? एक सम भी बनाए थे। आपकी कॉपी में, जल्दी से कॉपी निकालो। आपकी कॉपी में नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है मुझे बताओ। कॉपी में खाली इंपेयरमेंट का डेफिनेशन है? एक एक करके बताओ। हम लोगों ने नोट्स में क्या क्या लिख रखा है, मेरे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हम आगे का नोट्स तो लिखाएंगे ना। इंपेयरमेंट का डेफिनेशन, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, नेट सेलिंग प्राइस, वैल्यू इन यूज, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग एंट्री। बस बस ठीक है, बस ठीक है। कॉपी में लिखो। खाली ये लाइन खाली खोजो, ये लाइन ढूंढो ना कि इंपेयरमेंट के टेस्ट में असेट को तभी डाला जाता है जब कोई ना कोई इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट होता है। अदरवाइज असेट का इंपेयरमेंट टेस्ट हर बार नहीं होता। ये लाइन लिखा हुआ है या मुझे लिखाना है? क्या लिखा हुआ, लाउडली पढ़ो। ठीक है, नहीं ये नहीं, इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट वाली लाइन नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। चलो फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ का नंबर बताओ। लिखो बच्चों एकदम आराम से। एक सम बनाए थे ना उस दिन? हाँ लिखो 8। अच्छा ये लिखा दिए क्या कि इंपेयरमेंट लॉस को रिवैल्यूएशन रिजर्व से भी एडजस्ट करना पड़ सकता है? अगर आपकी असेट रिवैल्यूड असेट है तो फिर इंपेयरमेंट लॉस पीएल में नहीं जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कॉमन सेंस की बात थी। फिर इंपेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, सुनिए ना, 2 मिनट लगेगा आप लोगों को। आप एक बार सारे नोट्स को ना खुद रीड कर लीजिए। इंपेयरमेंट के नोट्स को रीड कर लीजिए। जल्दी जल्दी पढ़ो। एकदम स्मूथ था ये, नहीं अभी आज प्रैक्टिस करके एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, फिर कैश जनरेटिंग यूनिट तक पहुंचेंगे। एक बार इधर देखिए, कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिए। टाइमिंग ऑफ इंपेयरमेंट। ये लाइन मैं बोल रहा हूं, ये लिखना नहीं है। जैसे हर साल डिप्रिसिएशन होता है
वैसे हर साल इम्पेयरमेंट हो ये जरूरी नहीं है। इम्पेयरमेंट कोई 10, 15, 20 साल में एक बार होता है, डेप्रिसिएशन हर बार होता है। पर हर साल एंटिटी को ये असेस करना पड़ता है कि उसके यहां पे कोई इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है या नहीं है। 20 में से 19 साल उसको कोई इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट नहीं मिलेगा और वो इम्पेयरमेंट में असेट को टेस्ट में नहीं डालेगा। पर अगर 20 में से कोई 1-2 साल उसको इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन मिला तो वो असेट का कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, नेट सेलिंग प्राइस, वैल्यू इन यूज सब निकाल के जैसे हमने इम्पेयरमेंट उस दिन कराया था वैसे वो करेगा। ठीक, देखो ए एट ईच ईयर एंड, अंशुमन जरा गेट बंद कर देना, क्या लिखा? एट ईच ईयर एंड, कॉमा, the entity has to assess whether there is any indication of impairment. इंडिकेशन मतलब आपको आभास होगा कि जैसे तबीयत खराब लगती नहीं, क्या नींद आ रहा है, बुखार लग रहा है, अनईजी फील हो रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, बैठ नहीं पा रहे हैं, स्लीपी फील कर रहे हैं, तो जाकर के टेस्ट करा लो डेंगू का, मलेरिया का, कोविड का। वैसा ही कहानी है, इंडिकेशन आपके पास होना चाहिए, फुल स्टॉप। इफ देयर इज, नहीं सेम ए, इफ देयर इज एनी इंडिकेशन then only we will put the asset in impairment test. नहीं तो हम इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं करेंगे, कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट वगैरह निकालेंगे नहीं। हम अपना बैलेंस शीट जैसे बनाते जाए हैं वैसे ही बनाते जाएंगे, और जैसे ही इंडिकेशन हमको दिखाई दिया एक भी, हम असेट का इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। अगर इम्पेयरमेंट हुआ तो कल बताए थे कैसे करना है, अकाउंटिंग कैसे करना है, आगे का डेप्रिसिएशन कैसे देना है, जर्नल वर्नल सब बता दिए थे। अगर नहीं हुआ तो थैंक यू, हुआ तो हम लोग को इम्पेयरमेंट करना आता है। बी, information of indication information for indication या information of indication comes from two sources. नीचे लिखो रोमन 1 एक्सटर्नल सोर्सेस, फिर इंटरनल सोर्सेस। अब लिखो सी, एक्सटर्नल सोर्स। रेडी? एक्सटर्नल सोर्स का कुछ कुछ एग्जाम्पल हम आपको लिखा रहे हैं। ये एग्जाम्पल थ्योरी क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, प्रैक्टिकली एग्जाम में जो सम्स बनते हैं उसमें इसका कोई रोल नहीं है। नीचे लिखो रोमन 1, मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट
हैज फॉलन डाउन। जिस असेट का आप इंपेयरमेंट सोच रहे हो, बाजार में उसका दाम बहुत गिर गया है। तो बाजार में अगर दाम गिरता है तो कुछ तो कारण रहता है ना उस चीज का। रोमन 2, इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। मैंने आपको बताया था कि कभी भी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है ना, तो मार्केट में हर एक असेट के दाम गिर जाते हैं। दोनों का उल्टा रिलेशनशिप चलता है। लॉजिक भी दिए थे हम, अभी और लॉजिक वॉजिक नहीं, क्योंकि वो पढ़ चुके थे। रोमन 3, नेट असेट is more than market capitalization। जो लोग भी स्टॉक मार्केट के प्लेयर होंगे वो लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी जरूर समझते होंगे। मार्केट कैप क्या है, कंपनी का बाजार में दाम। और नेट असेट तो आप लोग आज भी समझ रहे हैं, होल्डिंग में ही पढ़ रहे थे। तो नेट असेट माने आपका बैलेंस शीट क्या बोलता है, और मार्केट कैप माने शेयर बाजार आपकी कंपनी के बारे में क्या बोलता है। अगर आपकी नेट असेट 200 करोड़ की है पर शेयर मार्केट में आपकी कंपनी का दाम 110 करोड़ है, तो कुछ बुरा है, कुछ खराब है। प्लीज, मार्केट इज फार मोर नॉलेजेबल। आपके यहां इंपेयरमेंट हुआ, आप ठीक से किए नहीं है। नंबर 4, एडवर्स टेक्नोलॉजिकल मार्केट इकोनॉमिक लीगल एनवायरनमेंट। समझे क्या बोला? बहुत स्मूथ है। अब मान लीजिए अभी डेमोक्रेसी है, मनमोहन सिंह जी थे तब भी डेमोक्रेसी थी, और नरेंद्र मोदी हैं तब भी डेमोक्रेसी है। मान लीजिए किसी आर्मी रूल में चले गए, जैसे पाकिस्तान चला जाता है, और वो डिक्टेटर कर रहा है, कोई कंपनी नहीं खोल सकेगा, कोई धंधा नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होगा, जो हम चाहेंगे वो होगा। सुबह पहले सब लोग चले जाओ एक्सरसाइज करने के लिए, धंधा उंधा बंद। नहीं समझे बात को? इस तरह का कोई चेंजेस आ गया, कोई लीगल चेंजेस, कोई रेगुलेटरी चेंजेस, कोई कुछ भी इस तरह का हो गया जो बड़ा ही एडवर्स है, तो समझ जाना कि ये सब इंपेयरमेंट के इंडिकेशन है। आप अपनी असेट को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो, कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट निकाल लो, इंपेयरमेंट हुआ है तो उसकी अकाउंटिंग कर लो। नहीं समझे? अब नीचे लिखो इंटरनल सोर्स, डी नंबर। फिजिकल डैमेज ऑफ असेट। लिखे क्या लिखा? इससे बड़ा और इंपेयरमेंट का इंडिकेशन क्या हो सकता है बताओ? शॉर्ट सर्किट होकर एसेट में आग लग गया, नुकसान हो गया। रोमन 2, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
प्रॉब्लम में है ना आपकी एसेट, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जा रहा है, जो माल बना रहे हो बिक नहीं रहा है। डिक्रीज इन डिमांड एंड सेलिंग प्राइसेस, नंबर 4, एक्चुअल कैश फ्लोस worse than budgeted. Actual cash flows worse than budgeted. ये सब आपके घर से पता चलता है, ये सारा डेटा आपके कंपनी से आता है, वहां से आपको पता चलता है कि ये हालत खराब है। ये ऊपर के डेटा बाहर से आते हैं। तो कहीं से कोई भी डेटा मिले, इफ यू फील दैट देयर इज एन इंडिकेशन, प्लीज पुट योर असेट टू द टेस्ट ऑफ इम्पेयरमेंट या इम्पेयरमेंट टेस्ट। एवरी ईयर इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं होता। जिस साल में एंटिटी को ईयर एंड में असेस करने के बाद ऐसा लगता है कि भाई कोई तो इंडिकेशन है, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लो। इम्पेयरमेंट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। इंपेयरमेंट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। इंपेयरमेंट कैसे होता उसका एक सम करा दिए थे, पूरा डिटेल में पढ़ा भी दिए थे। आज बहुत सारा सम बनाएंगे। ये नोट बाकी था, हमने लिखा दिया। ओके, कॉपी में लिखो पैराग्राफ नंबर 9। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये लिखना नहीं है, इसके बाद जो लिखाएंगे और पढ़ाएंगे वो लिखना है। मान लो आपको लगा कि चीजें खराब हैं, इंडिकेशन मिला, आपने असेट का कैरिंग अमाउंट निकाला, WDV करंट ईयर डेप्रिसिएशन देने के बाद वो निकला 4 लाख। आपने रिकवरेबल अमाउंट के लिए वैल्यू इन यूज निकाला, वो निकला 7,10,000। आपने नेट सेलिंग प्राइस पता किया, वो निकला 5,90,000। आपने दोनों में हायर लिया, वो निकला याद है? वो निकला 7,10,000 रिकवरेबल अमाउंट। वैल्यू इन यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो से निकलता, आप सम भी बनाए थे। और ये सेलिंग प्राइस आपको मालूम है, ये निकल के 7,10,000। आप क्या बोलेंगे? इंपेयरमेंट नहीं हुआ। तो बच्चे लोग बेचारे, छोटे बच्चे आपकी उम्र के 20 साल 21 साल के, वो बोलते हैं इंपेयरमेंट गेन हो गया। इंपेयरमेंट गेन नहीं होता है कभी भी, इंपेयरमेंट लॉस होता है या फिर लॉस नहीं होता है। आप ऐसी सिचुएशन में बोलेंगे इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ, बस आगे बढ़ जाओ। सर सोचे थे कुछ होगा, तो हम लोग को लगता है ना बुखार हुआ है, डेंगू हो जाएगा, टेस्ट कराते हैं तो कुछ नहीं आता है। ये वैसा ही हो गया। ओके, लेकिन गेन इंपेयरमेंट में नहीं होता है। वर्स्ट केस में जो इंपेयरमेंट में होता है ना, वो होता है रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। क्या बोला वर्ड सुनो? बस वो मेरा 9 नंबर पैराग्राफ आने वाला है। वर्स्ट केस में क्या होता है बोला मैंने? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट गेन कभी नहीं होता है, इंपेयरमेंट गेन नहीं होगा, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। 2, लेकिन अगर एक बार हमने इंपेयरमेंट लॉस लिखा, 2 बार लिखा, फिर बाद में ऐसा इंडिकेशन आया जो उन सारे इंडिकेशन का उल्टा था, तुम इतना जल्दी जवाब क्यों दे रहा है? वो इंडिकेशन आया जो ये सारे इंडिकेशन का उल्टा। इंटरेस्ट रेट गिरने लगा, मेरे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने लगा, सेलिंग प्राइस हम कुछ भी लेने से भी कस्टमर माल खरीद रहा है, सारी एनवायरनमेंट मेरे फेवर की आ गई, अडानी अंबानी की गवर्नमेंट आ गई। बोलते हैं लोग ऐसा ना ऐसा सब कुछ होने लगा। तो जो खराब इंडिकेशन था आज के 3 साल पहले, तब मैंने इंपेयरमेंट का लॉस अकाउंट फॉर किया था। आज वो सिचुएशन सुधरने लग गई तो मुझे फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और अब की बच्चों पढ़ रहे हैं ध्यान से, और अब की बार
जब आप कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे वो प्रोसेस सेम रहेगा, सेम। मान लो कैरिंग अमाउंट आया 4 लाख और रिकवरेबल अमाउंट आया 6 लाख, ज्यादा ही आएगा क्योंकि सिचुएशन सुधरी है ना। और आप तो असेट को इंपेयरमेंट करके बैठे हैं, आप तो 2-3 साल पहले से असेट को गिरा चुके हैं, तो ये अच्छा दिखेगा अभी। हाँ, तो आप बोलेंगे कि भाई देयर इज ए पॉसी, बच्चों नया चीज पढ़ रहे हो, बहुत सुंदर, प्यारा से भी प्यारा चीज है। आप ये बोलेंगे आज कि मेरे पास ना स्कोप है कि मेरा 2 लाख का पुराना इंपेयरमेंट लॉस तक हम एडजस्ट कर सकेंगे, रिवर्स कर देंगे। जो इंपेयरमेंट लॉस का अकाउंटिंग हम किए थे ना, उसका उल्टा अकाउंटिंग अब करने का मेरे पास मौका है और ये पॉसिबल है। इसको इंपेयरमेंट गेन नहीं बोलते, इसको रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि जो इंडिकेशन इंपेयरमेंट के थे अभी वो इंडिकेशन ही अच्छे होने लग गए हैं। 2, फिर क्या करेंगे, वापस से कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट निकाल लेंगे, कंपेयर करेंगे तो एक प्रॉफिट दिखाई देगा, है ना। ये जो प्रॉफिट आपको दिखाई देगा इसका अकाउंटिंग अलाउड है प्रोवाइडेड अर्लियर आपने इंपेयरमेंट लॉस बुक किया है। एंड पुराना इंपेयरमेंट लॉस जितना आपने बुक किया है उससे ज्यादा प्रॉफिट आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस है, गेन लिखने का क्लास नहीं है। तो पुराना हम जितना लॉस लिखे थे उससे ज्यादा हम गेन लिख नहीं सकते। 2, जब हम लोग रिवर्स करते हैं रिवर्स इंपेयरमेंट लॉस को, तो एसेट का कैरिंग अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि जब इंपेयरमेंट लॉस लिखते हैं तो डेप्रीसिएशन के जैसे होता है, असेट का कैरिंग अमाउंट या WDV कम हो जाता है। कल हुआ था, याद तो होगा, वो सम में आज बहुत होगा। रिवर्सल करेंगे तो ये कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन जब बढ़ाएंगे ना तो एक बहुत सुंदर सा ज्ञान है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट लेकर के चीजों को सुनता है और दिमाग लगाता है उसके लिए तो बहुत ही प्यारा है। आपके लिए अगर वर्ड्स का है तो खाली वर्ड्स सुन के रख लीजिएगा। कहते हैं कि जब आप रिवर्स करेंगे ना, रिवर्स असेट का कैरिंग अमाउंट बढ़ाएंगे ना, तो देखिएगा इतना से ज्यादा मत बढ़ा दीजिएगा जितना उस असेट का WDV नॉर्मली हुआ होता अगर कभी भी इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता। बाप रे सर, कैसा हिंदी बोले आप, समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं इंग्लिश में। एट द टाइम ऑफ reversal of the impairment loss, the carrying amount of the asset gets increased. The carrying amount of the asset gets increased. This increase in the carrying amount or this increased amount should not go beyond, बोलने दो, should not go beyond the normal WDV of the asset till today, as if there is no impairment. या had there been no impairment in the past, तो नॉर्मल जो WDV आएगा उससे ज्यादा आप इस असेट के कैरिंग अमाउंट को बढ़ा नहीं सकते। लॉजिक है ना, क्योंकि जो नॉर्मल WDV नॉर्मल के हिसाब से जो आना चाहिए उससे ज्यादा तो WDV होना ही नहीं चाहिए ना यार। ये तो बचपन का प्रिंसिपल है। ऐसे आप घटा के बढ़ा के साला आप कुछ भी बढ़ा दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। तो इसका 1-2 ठो सम हम आपके साथ अभी करेंगे। देखते हैं मेरी बुक में कैसा है क्या नहीं है, विल सी टू दैट। कॉपी में लिखो 9, लिखो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। लिखा A, if
subsequently impairment indications reverse क्या लिखा? If subsequently impairment indications reverse, comma, the entity has to recompute the recoverable amount and carrying amount. दोबारा से कंप्यूट करेंगे। 3 साल पहले एक बार किए थे, तब इंपेयरमेंट आया था, अब दिन सुधरे हैं, अभी फिर से करेंगे, अभी प्रॉफिट आएगी। लिखो बी। द डिफरेंस, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, इफ RA इज ग्रेटर देन CA, बी में लिख रहे हो आप? रिकवरेबल अमाउंट अभी ज्यादा आएगा। देन द डिफरेंस इज कॉल्ड रिवर्सल अमाउंट, full stop. C. Reversal cannot be more than बोलिए क्या? रिवर्सल कैनॉट बी, नहीं WDB वाला बात बाद में लिखाएंगे। हाँ, रिवर्सल कैनॉट बी मोर देन अर्लियर इंपेयरमेंट लॉसेस। Reversal cannot be more than earlier impairment losses. D. Reversal increases the carrying amount. फिर से बोलोगे, रिवर्सल increases the carrying amount. Full stop. This increase should not take the increase करोगे तो carrying amount बढ़ेगा ना, should not take the carrying amount beyond, बोलो बेटा, should not take the carrying amount beyond normal WDV. Beyond normal WDV that would have been computed फिर से बोलो, that would have been computed had there been no impairment. Had there been no impairment. समझ में आया पूरा अच्छे से, सुंदर से सारा बात? बोलो हाँ या ना? पक्का? तो पेपर पे हम कुछ लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग कुछ सम्स करेंगे इतने एपिसोड पे। उसके बाद अगर टाइम रहा तो कैश जनरेटिंग यूनिट आज स्टार्ट करेंगे, नहीं तो अगली क्लास में कैश जनरेटिंग यूनिट और गुडविल और कॉर्पोरेट असेट की कहानियां बनेंगी। देखिए इधर, एक असेट था 10 लाख का, लाइफ थी 10 साल, SLM डेप्रीसिएशन हो रहा था, 4 साल गुजर गया था, 4 साल गुजर गया था, WDV बचा था 6 लाख।
सिचुएशन थोड़ी खराब दिखी, हमने इंपेयरमेंट में असेट को डाला, रिकवरेबल अमाउंट आया सिर्फ ये कितना साल निकला था, रिकवरेबल अमाउंट आया 3.60, कैरिंग अमाउंट 6 लाख था, रिकवरेबल अमाउंट 3.60 आया, हमने इंपेयरमेंट लॉस 2.4 का बुक कर लिया। अब मेरा असेट का WDV 3.6 है, 6 को 2.4 से गिरा के 3.6 ले आए। अब हम इस असेट को 6 ईयर के हिसाब से डिप्रीसिएशन दे रहे हैं, SLM। डिप्रीसिएशन को लेके कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो नॉर्मल चल रहा है। और 3 साल गुजर गए। कितने साल? 3 साल। 3 साल में 0.6 करके मैंने और डिप्रीसिएशन दिया, SLM दिया ना 6 साल के। बच्चों आप समझ रहे हो ना? तो 1.8 का डिप्रीसिएशन दे करके 1.8 का WDV बचा। अब सिचुएशन बड़ी ही अच्छी होने लग गई, मेरा माल खूब ही ज्यादा डिमांड में आ गया, एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलने लग गए, प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ बढ़ने लग गया। तो मैंने फिर से रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट किया, तो मेरा रिकवरेबल अमाउंट आया 9। क्या कर दिए सर? कुछ नहीं, बवाल। तो मेरा रिवर्सल बन रहा है मैक्सिमम 7.2, पर 7.2 तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि पहले 2.4 का इंपेयरमेंट लॉस डाले थे। तो अगर हम 2.4 लिख सकते हैं, अगर अभी नहीं बोल रहे हैं हम, अगर हम लिखेंगे 2.4, मैक्सिमम तो उतना ही अलाउड है, तो 7.2 तो डिसअलाउड हो गया, बट 7.2 मेरा प्रॉफिट आया, पर हमको 2.4 का ही रिवर्सल करने मिलेगा। लेकिन 2.4 का रिवर्सल मेरे 1.8 लाख की असेट को 4.2 तक ले जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि हमको 4.2 तक ले जाना अलाउड है कि नहीं है। अब याद करो, मेरी असेट 10 लाख की थी, और याद करो हम 1-1 लाख करके डिप्रीसिएशन दे रहे थे, और याद करो 7 साल गुजर चुका है, तो 1-1 लाख करके 7 लाख डिप्रीसिएशन हो जाता। अगर जिंदगी में कभी इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता, हम नॉर्मल डिप्रीसिएशन आज तक दे रहे होते, कितना सारा हो रहा होता। ये वो उढ़बिन सुढ़बिन कुढ़बिन वाला कहानी है। तो 3 लाख का WDV अभी बचा होता। मैं 3 लाख से असेट को ज्यादा नहीं कर सकता, मैं 3 से ज्यादा असेट को नहीं कर सकता। 3 मैक्सिमम असेट का वैल्यू में ला सकता हूं। तो अभी 1.8 है ना, हम 1.2 ही ऐड कर सकते हैं। गुड या बैड? वेरी गुड ना, इंटरेस्टिंग ना। अच्छा, और एक चीज हम बोलेंगे बच्चों, ये जो वैल्यू इन यूज निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो करते हो ना, ये मतलब जैसे ऐसे नहीं चलेगा। असेट जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में वो जैसा कैश फ्लो देगा वैसा देखना होगा। सर मतलब नहीं समझ रहे? मतलब जैसे मान लो आज आपकी कंडीशन खराब है, आपके एसेट की हालत खराब है, आपका कैश फ्लो बहुत खराब आने वाला है, आपका वैल्यू इन यूज कम आ रहा है। आप क्या ज्ञान दे रहे हैं कि हम ना 2 साल के बाद ना इस एसेट में 3 लाख खर्चा करेंगे ना, तो मेरा कैश फ्लो ना फिर बहुत अच्छा होने लग जाएगा। ये नहीं चलेगा। समझे हम क्या बोले? माने जो खर्चा आप कर चुके हैं, कमिट कर चुके हैं, उसी का इंपैक्ट आपको वैल्यू इन यूज में लेने मिलेगा। ऐसा सोचेंगे कि प्रोजेक्टेड खर्चा करके मेरा वैल्यू इन यूज सुधर जाएगा तो हम सुधरा हुआ ले लें, वो अलाउड नहीं। और नॉर्मल बात है, नहीं तो फिर तो आप जिंदगी में कभी इंपेयरमेंट होने ही नहीं दोगे। तो ये एक तो बात है, खाली ध्यान में रख लेना, ऐसे कोई लिखने लायक बात नहीं है, बस नॉर्मल सा बात है। सो अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ समझ बनाएंगे, इसके और कल जो पढ़े थे। खाली एक लाइन और बोल दो। ये जो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस होगा, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस,
इसका एंट्री जो पहले इंपेयरमेंट लॉस का एंट्री हुआ था उसका उल्टा होगा, तो आपका असेट बढ़ जाएगा, असेट अकाउंट डेबिट, और टू रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस लिखेंगे। मान लो 1.20 का आप रिवर्सल कर रहे हो, तो असेट को 1.2 से बढ़ा दोगे और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट कर दोगे। ये क्रेडिट लायबिलिटी है कि इनकम है? ये क्रेडिट इनकम है कि लायबिलिटी है? इनकम है। लायबिलिटी कैसे है? किसको देना है ये रुपया? या इनकम है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस है। हम पहले जो लॉस लिखे थे अब उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो सर इसको आप पीएल में भेज दीजिएगा, इसको आप पीएल में भेज दीजिएगा। ये इनकम है। जैसे इंपेयरमेंट लॉस पीएल में भेजे थे ना डेबिट में, इसको भी पीएल में इनकम में भेज दीजिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका रिवैल्यूड असेट है तो फिर इस इनकम को पीएल में नहीं भेज के रिवैल्यूएशन रिजर्व में भेजिएगा। क्या बोला, फिर से बोलो। अगर ये रिवैल्यूड असेट है तो इस इनकम को रिवैल्यूएशन रिजर्व में भेजिएगा, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस भी तो उस वक्त रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट हुआ था। याद होगा कॉपी में, कॉपी में वो लाइन पढ़ के सुनाओ ना बेटा, सिर्फ वही वाला लाइन पढ़ना। अभी पढ़े थे ना रिवीजन करते वक्त, वो मिला होगा। देखो बच्ची ने बोला अगर हमारी एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल वाली एसेट है, ये पुराना नोट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इंपेयरमेंट लॉस को हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व खत्म हो गया तो बाकी का लॉस पीएल में डालेंगे। उल्टा में भी उसी तरह से काम करता है। तो सर आप तो बोले रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल के खत्म हो जाएगा, नहीं अभी बोलना बाकी है एक छोटा सा लाइन। सर क्या बोलिए? तो मान लो हमारी रिवैल्यूड असेट है, हमारी रिवैल्यूड असेट है, और पहले जो इंपेयरमेंट लॉस हुआ था ना, वो हुआ था 2 लाख। हम उसमें से 1,70,000 आरआर से एडजस्ट किए थे और आरआर खत्म हो गया था। थोड़ा डिफिकल्ट चीज पढ़ा रहे हैं, आपके बुक में नहीं है। और 30,000 रुपीज ना फिर हम पीएल में भेज दिए थे, क्योंकि आरआर खत्म हो गया तो हम करेंगे क्या? या ये तो पढ़ा होगा तुम लोग एज 10 में भी। जब रिवर्सल होता है ना तो भी ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलता है। मैं गेस करने बोलूंगा तुम लोग को, गेस करना, रॉन्ग करो हम खुश होएंगे, पर आराम से। अब मान लो ये तो हो गया था, ये तो ट्रीटमेंट करके हम बाहर भी आ गए थे। अब 3-4 साल बाद क्या हुआ, सिचुएशन सुधरा तो मेरा रिवर्सल का प्रॉफिट आया, रिवर्सल का प्रॉफिट आया 90,000.9। मुझे क्या करना है? नहीं, रेशियो नहीं, पहले और बाद में होगा। यस, जितना आपने पिछली बार लॉस पीएल में भेजा था उतना पहले पीएल से रिकवर कर लीजिए, और बाकी का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचेगा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका तो आरआर तो पूरा ही खत्म हो गया है, पर फिर भी तो कुछ बचा हुआ लॉस तो पीएल में भेजे थे ना, वो बचा हुआ लॉस पहले पीएल में डाल दीजिए। माने प्रॉफिट जब हुआ तो पहले पीएल में डाल दीजिए। तो सेम ही ट्रीटमेंट है जो आप पहले पढ़े थे। नीचे लिखो ई नंबर। The accounting entry will be exactly opposite. कॉपी करोगे? ये प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट का फंडा तो सीखे थे ना,
जैसे डिप्रीशिएशन का प्रोविजन बनता है, कुछ लोग इम्पेयरमेंट का भी प्रोविजन बनाते हैं। मैं लिखाया था क्या कॉपी में? ओके, थैंक यू। क्योंकि अब तो पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ना, तो ये प्रोविजन वर्ड बार बार यूज कराना ही पड़ेगा हम लोग को। तो अगर आप प्रोविजन नहीं बनाते हैं तो डायरेक्टली एसेट को बढ़ा दीजिएगा, अगर आप प्रोविजन बनाते हैं तो प्रोविजन को डेबिट कर देंगे, तो प्रोविजन छोटा हो जाएगा तो अपने आप एसेट बड़ा हो जाएगा। टू रिवर्सल, नीचे लिखो एफ। एफ का पहला बुलेट, रिवर्सल अमाउंट गोज टू पी एंड एल। इनकम साइड में चला जाएगा। सेकेंड बुलेट, इफ द असेट इज ए रिवैल्यूड असेट, मतलब अगर वो रिवैल्यूएशन मॉडल वाली असेट है तो, फिर से बोलो, इफ द असेट इज ए रिवैल्यूड असेट देन द रिवर्सल इंक्रीजेस, बोलो क्या? रिवैल्यूएशन रिजर्व। फुल स्टॉप, कंटिन्यू। हाउ एवर इफ बोलो, हाउ एवर इफ earlier any impairment loss was transferred to P&L क्या बोला? फिर से बोलो। अर्लियर एनी इम्पेयरमेंट लॉस ट्रांसफर टू, माने रिवैल्यूड असेट है लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस पीएल में भेजना पड़ा। और देखो यहां भेजना पड़ा था, थोड़ा मोड़ा पड़ता ही है कभी कभी। देन रिवर्सल विल, देन THEN वाला देन रिवर्सल विल फर्स्ट बी क्रेडिटेड टू P&L देन RR। रिवर्सल पहले PL में क्रेडिट होगा, फिर RR में क्रेडिट होगा। तो आज दो बड़ा बड़ा डिस्कशन हमने कंप्लीट किया। एक, इंपेयरमेंट के इंडिकेशंस के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, दूसरा रिवर्सल का कहानी क्या होता है। तो एक साइजेबल डिस्कशन, माना आप बोलो तो इंटर लेवल पे तो कंप्लीट डिस्कशन। इंटर में आपकी बुक में इतना ही है, वो कंप्लीट हम कर दिए। पर सर हमको शांति है, जीरो शांति है, भयंकर अशांति है। तो हम बहुत देर तक दूर तक पढ़ाएंगे। आप उस दिन बोले थे हाँ सर पढ़ाइएगा। चलो पहले आप लोगों के लेवल के सम्स बना लेते हैं। बुक क्वेश्चन नंबर 2 पेज 77। हाँ बेटा, हाँ सेम ही चीज है, डेबिट क्रेडिट दोनों। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ लिए एक बार, एक एक। आप लोग को इंपेयरमेंट समझ में तो आया ना अच्छे से? हेलो, समझ में आया ना? गुड। पढ़िए, पहला लाइन में क्या बोला, मेरे साथ पढ़िए। कैरिंग अमाउंट 100 लाख रुपया था। 31/3/2021 का बात बोल रहा है वो। 5 साल की लाइफ और बची हुई है। स्क्रैप 5 लाख रुपए का है।
फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम यूज ऑफ द असेट दिया हुआ है 50, 30, 30 वगैरह वगैरह वगैरह। कैलकुलेट वैल्यू इन यूज बोला है, डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, फिर रिकवरेबल अमाउंट निकालने बोला है अगर नेट सेलिंग प्राइस 60 है। क्या बोलते हो बच्चा? बोलो हाँ, हम लोग इससे कई गुना ज्यादा वाला सम तो पहला वाला ही बनाए थे। लिखो वैल्यू इन यूज। टेबल बनाओगे ईयर करके 4 कॉलम वाला? बोलिए, टेबल का नाम बोलिए। ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। बोलिए, ईयर 1 2 3 4 5। नहीं चाहिए, ऐसे ठीक है। ईयर का नाम लिखने का कोई जरूरत नहीं है। वो 21, 22, 22, 23 हो कि 19, 20 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगला 5 साल। बोलिए, 50, 30, 30, 20, 25, 25, 25। नहीं, 1 मिनट, उस दिन बताए थे डन। अभी जब पढ़े थे ना, नोट्स पढ़ने बोले थे, वैल्यू इन यूज फिर से पढ़ने, डांटना नहीं है एकदम नहीं। अरे बच्चे आप लोग यार गलती नहीं करेंगे? लास्ट वीक पढ़े थे, कोई गलती नहीं। आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, अपने आप को गाली देने का कुछ नहीं है। वैल्यू इन यूज का डेफिनेशन फिर से पढ़ो मेरे साथ लाउडली। मेरे साथ में, मेरे पास तो नहीं, मेरे सामने लाउडली पढ़ो। वैल्यू इन यूज, it is the present value of expected future cash flow from continuous use of the asset and its हो गया तो and its scrap। हम स्क्रैप का ही बात कर रहे हैं अभी। उसका भी तो रियलाइजेबल वैल्यू है ना। आगे डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना डेसिमल तक लिए थे? 4 की 3? तो 3 ही ले लो फिर आप लोग, इंटर में 3 चलेगा। 0.909 10% दिया है ना। 0.8 ये आता है ना आप लोग को करने। अरहम 1.1 लिख कैलकुलेटर पे, फिर डिवाइडेड इक्वल टू 0.826, 0.751, 0.683। ये आप लोगों को और भी कहां कहां हम पढ़ाए हैं? ये एफएम में तो रोज ही है। हाँ, ग्रेचुइटी में, ग्रेचुइटी एज 15 में। लीज में भी पढ़ोगे बहुत जोरदार। डीकमीशनिंग लायबिलिटी, पीवी तो निकलता है ना। ये रॉन्ग है, 45.45 आएगा। नो वरी,
चेंज करूं कोई सा? ये कितना है? 20। गुड, टोटलिंग ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे को बताओ नेट सेलिंग प्राइस क्या है? अब मेरे को बताओ रिकवरेबल अमाउंट। मांगा नहीं है, वो नहीं मांगा है। मांगा है? नहीं बोला। अच्छा अच्छा, कैसे निकालते हैं? जो दोनों में से बड़ा है। सुनना, यहां तक लिखने के बाद एक लास्ट वर्ड मेरा, फिर 2 3 4 सम और। इंटरेस्टिंग है, इजी है। सुनना, असेट का WDV देख, ऊपर ऊपर है देख 100, और रिकवरेबल अमाउंट देख 121.95। कोई इंपेयरमेंट नहीं हुआ, जस्ट सर्दी खांसी वाला बुखार था, कोई कोरोना वरोना वगैरह नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे। हेलो हेलो हेलो, समझा दे उसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे। कैसा लग रहा है इंपेयरमेंट और कंसोलिडेशन? मस्त है ना? हाँ, मजा है बहुत उसमें। 3 4 दिन के बाद तो चारों तरफ से बम गिरेगा, इधर से उधर से इधर से। और आपकी प्रॉब्लम है कि आपके पास छतरी है, छतरी, उसी से बचना है बस, बच बच के। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हो आप लोग। एक बार आप पढ़ लो, फिर हम लोग दोनों मिलके एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। पढ़ लिए? एकदम जो लास्ट वाला लाइन है, एकदम लास्ट वाला लाइन AS 10 में आपको पढ़ाया गया था। AS 10 पढ़े हुए बहुत दिन हो गया। हम ये नहीं बोलते कि आपको याद होना चाहिए, ऑब्वियसली हम अभी हेल्प करेंगे, बट हम देखना चाहेंगे उस जगह पे पहुंचाने के बाद
क्या आपको याद आता है क्या? अभी तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा ना वो क्या लिखा हुआ है। लास्ट लाइन, एकदम लास्ट लाइन। द कंपनी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ writing down the revaluation surplus by the increased charge of depreciation resulting from the revaluation. याद आ रहा है? रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन रिजर्व जो रहता था और डेप्रिसिएशन अमाउंट जो हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे करते थे और रिवैल्यूड अमाउंट का जो डेप्रिसिएशन करते थे उसके बीच का जो अमाउंट रह जाता था जो इंक्रीज्ड रिवैल्यूएशन होता था वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट होता था। याद है तुमको? 100 रुपीज हम उसको अवार्ड देंगे, बिना अवार्ड अनाउंस किए हुए हमको उसको अवार्ड देने का मन है। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू वेरी वेरी मच। अब उसको ये छोटा सा चीज याद है, हो सकता बड़ा बड़ा चीज भूला गया हो, बट दिस थिंग ही रिमेंबर्ड। एंड फॉर मी ये वाला चीज बहुत ही कम बच्चे लोग बेचारे याद रखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा देखने नहीं मिलता। इस चैप्टर में आपको ये 2-3 बार देखने मिलेगा, हम दिखाएंगे अभी आपको इस चैप्टर पे। सर क्या कहानी है तो बताइए ना। कहानी अभी वहां जब पहुंचेंगे ना, तब जब बताने लगेंगे ना, तब तुमको याद आएगा। जिसे उसको तुरंत याद आ गया, अपने लोगों को भी याद आएगा। अपन कमजोर थोड़ी है, कोई अचानक अनसुई थोड़ी तोप है, रोज तो डांट सुनता है मेरे से। बट दिन ये वाला बात तो अच्छा से बोला, मेरा दिल जीत लिया भाई। चलो आप लोगों को भी याद आएगा, देखना थोड़ी देर वहां पहुंचते हैं ना, फिर याद आएगा। चल बता। पढ़ तो लिए ना, खाली लास्ट लाइन का कहानी वहां तक पहुंचते हैं, फिर याद आएगा। चल बता। हाँ, यस अमन, करेक्ट, तुमको भी याद आया, गुड। बच्चों बात नहीं, ये डेट क्या है? ये वर्किंग बनाते जा रहे हैं धीरे धीरे। ओरिजिनल कॉस्ट, परचेज प्राइस, कितना है मुन्ना? 7 करोड़ रुपया का ओरिजिनल कॉस्ट है। जरा देखो कितने साल तक हम नॉर्मली डेप्रीसिएट, मेरा सवाल सुना करो जरा, देखो कितने साल तक? बोला 7 साल तक। क्वेश्चन तो सुन लिया करो। जरा देखो कितने साल तक हम लोगों ने नॉर्मल डेप्रिसिएशन डाला और उसके बाद वो वक्त आया जब हमने असेट को रिवैल्यू किया। 4 साल तक। वो बोला 7 साल तक। मार उसको एक थप्पड़, बस। थैंक यू, अच्छा मारा तुम। नहीं, तुम बाहर भले मार दे, और बाहर तुम उसको मार, फिर देख मैं क्या करता हूं। अच्छा अच्छा सा मेरे मुन्ना, प्यार से बनाओ। क्योंकि स्क्रैप नहीं है तो 7 - 0 नहीं लिखा मैं। अदरवाइज आप जानते हो कि 7 - 0 माने स्क्रैप माइनस करके डिवाइडेड बाय लाइफ इनटू कितना साल यूज हुआ। 1 साल का 1 करोड़ डिप्रिसिएशन आ रहा है, 4 साल का 4 करोड़ डिप्रिसिएशन आ गया। हाँ धीरे बेटा, हड़बड़ाओ मत। WDV एज ऑन 1424, एक बार चेक करना, ये 1424 ही है ना? अब आपने इसको कितने में रिवैल्यू किया और कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, प्रोसेस से जाना पड़ता है, हड़बड़ी से नहीं चलेगा। इजी, बहुत इजी।
कितने में रिवैल्यू किया? लिखो रिवैल्यूड एट, कोई बोला 5, कोई बोला 5.1, तुम तो बोला 5। और हम हल्का सम धीरे, बस ज्यादा नहीं बेटा। एक तो तुम हमेशा 2 सेंटेंस बाद में बोलते ही बोलो, जहां बातें खत्म हो जाती उसके बाद भी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाते हो। अब तुम भी वही कर रहे हो। बस आपने बोला रिवैल्यूड एट 5.10, तो जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, जिसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला गया, वो था 2.10। अभी तक इंपेयरमेंट की स्टोरी चालू नहीं हुई है। तो सर ये क्या था? AS10, ये AS10 है ना? अब AS10 ही कहता है कि डेप्रीसिएशन 5.10 पे चार्ज होगा, क्योंकि एसेट का कैरिंग अमाउंट बढ़ गया है, बदल गया है, तो अब बदला हुआ अमाउंट पे डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। तैयार है? अब लाइफ कितनी बची हुई है? 3 साल। तो आप 5.1 को 3 साल में डेप्रीसिएट करेंगे 1.7, 1.7, 1.7 करके। ठीक है। अब यहीं पे AS10 में एक रूल है कि आप 1.7, 1.7, 1.7 करके डेप्रीसिएशन को डाल करके भूल जाइए, कुछ मत कीजिए। अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है कि डेप्रीसिएशन तो 1.7, 1.7, 1.7 करिएगा, लेकिन ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ना 2.10, इससे 0.7, सर 0.7 क्या है? डेप्रीसिएशन जो मैं पहले मारता था और डेप्रीसिएशन जो मैं अब मार रहा हूं, उसका जो एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन जो मैं मार रहा हूं 0.7 का, उसको 2.1 से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन का अमाउंट थोड़ा थोड़ा रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। अगर किसी के पास AS10 का कॉपी है और वो नोट अगर आप रीड कर सकते हो मेरे लिए, आई विल बी वेरी 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 हैप्पी। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व बोल के कुछ होगा, रिवैल्यूएशन वाले लेक्चर में होगा। आराम से ढूंढिए, कोई हड़बड़ नहीं है बेटा, कोई प्रेशर नहीं आपके ऊपर। तेरा वहां पे कैसे मोबाइल में सारा फोटो खींचा हुआ है? अच्छा, वो AS10 अभी रिवाइज कर रहा है। 100 रुपये कैंसिल। वो AS10 अभी रिवाइज किया है। झूठ बोल रहा है तुम लोग। बेचारा बच्चा इतना मेहनत किया है और रिवाइज भी किया तो किया ना, तुम तो वो तो नहीं किया। चलो चलो, वो बच्चा पढ़ रहा है, देखो वो मोबाइल से फोटो खींच के बोला है। तुमको मिला क्या बिटिया? देखो तो, इफ एन एंटिटी वांट्स देन इट कैन ट्रांसफर एन अमाउंट। कितना नंबर पैरा है देख तो? सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व बोल के कोई नोट होगा, उसका H नंबर पॉइंट है, H। If an entity wants, then it can transfer. If an entity wants से नहीं समझ में आ रहा है,
हाँ, then it can transfer an amount equal to extra depreciation each year from revaluation reserve to retained earnings. बस और मत पढ़. ये कंपनी वही पॉलिसी फॉलो कर रही है. तो ये कंपनी बोल रही है बेटा, इधर देखो बच्चों, ये लिख ली. अब फिर लिखो अपना कैरिंग अमाउंट आया 5.10, ये 1424 का आया. अब देखो हम कितने साल तक और डिप्रीसिएशन और डिप्रीसिएशन कितने साल तक और डिप्रीसिएशन नॉर्मली दिए, जिसके बाद इंपेयरमेंट की बदबू आने लगी. कितने साल हम और डिप्रीसिएशन दिए जिसके बाद इंपेयरमेंट का स्मेल आने लगा. 2 साल. तो चलो 2 साल का डिप्रीसिएशन दो. देखिएगा वो वाला चीज को अभी यूज नहीं किया, अभी वो वाला चीज दिखाएंगे अभी. तो ये मेरा कैरिंग अमाउंट है 1426 के दिन. मेरी एसेट का WDV, कैरिंग अमाउंट का नाम WDV है. ये मेरा WDV है. अब मैंने इंपेयरमेंट के लिए इस एसेट को टेस्ट में डाला तो कितना इंपेयरमेंट का लॉस आया, उसके पहले मुझे चाहिए रिकवरेबल अमाउंट. सुनना, इसको मेरे को 31,326 करने का मन है. हाँ, वही होना भी चाहिए, क्योंकि ईयर एंड में इंपेयरमेंट होता है, ईयर की बिगिनिंग में नहीं. मतलब नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में नहीं होता, 31 मार्च को होता है, 1 अप्रैल को नहीं होता. तो रिकवरेबल अमाउंट ऑन 31,326 दिया होगा. ये मेरा इंपेयरमेंट लॉस निकला. सर ये इंपेयरमेंट लॉस कहां से एडजस्ट होता है? अगर रिवैल्यूड असेट है तो आरआर से, और अगर आरआर पूरा खत्म हो जाएगा तो बचा हुआ इंपेयरमेंट लॉस पीएल में भेज देंगे. बट ये आरआर, अब इस क्वेश्चन का कहानी, आरआर से हम एडजस्ट करेंगे. और ये देख, मेरा आरआर 2.10 आया था, लेकिन हम ये तो चेक करेंगे ना ये 2.10 मेरे बैलेंस शीट में है कि नहीं है. बिकॉज कंपनी के पास एक पॉलिसी है ना, जब वो थोड़ा थोड़ा आरआर का मर्डर कर सकता है रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करके, और ये कंपनी वही कर रही है. सर कोई कंपनी कुछ भी नहीं करती है. अगर कोई कंपनी कुछ भी नहीं करती, सारे बच्चों इधर मेरी तरफ देखो, तो हम पूरा 0.91 का लॉस आरआर में एडजस्ट कर देते, फिर भी आरआर में बैलेंस बच जाता. हाँ बोलो यार, 2.1 का इंपेयर आरआर है और मेरा तो 91 का, खाली 0.91 का इंपेयरमेंट लॉस है. आराम से आरआर संभाल भी लेता, फिर भी आरआर बच भी जाता. लेकिन क्योंकि मेरा कंपनी ने बोला हम थोड़ा थोड़ा आरआर ट्रांसफर करते रहेंगे रिटेन्ड अर्निंग में, तो अब आओ ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरआर 1424 2.1. Excess depreciation transfer to retained earnings into 2. into 2 समझ में आया कि नहीं बताना तो बेटा. 2 साल गुजर गया ना, क्योंकि 2 साल पहले रिवैल्यूएशन हुआ था, और 2.1 में से 0.7 करके 3 बार ट्रांसफर करे खत्म हो जाता.
ये लोग अभी तक 2 ही बार ट्रांसफर किया है, तो इनके पास अभी भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस बचा हुआ है RR balance on 31/3/26 is equal to 0.70। तो अब आप बोलोगे देख ये है मेरा इम्पेयरमेंट लॉस और मेरी एसेट रिवैल्यूड एसेट है और मेरी एसेट का इतना ही RR बचा हुआ है, सिर्फ इतना, तो मैं कैसे ट्रीटमेंट करूंगा? लिखो ऐसे करके, ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 0.91। यहां पे वर्ड लिखना है, यहां पे अमाउंट लिखना है, यहां पे वर्ड लिखना है, यहां पे अमाउंट लिखना है। बोल, एडजस्टेड अगेंस्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व 0.70 ट्रांसफर टू P&L 0.21। कैसा था? ठीक था? क्वेश्चन नंबर 9। छोड़ दूं? पक्का? पक्का? कौन बोला? सच्ची? हाँ, एक्चुअली वो होल्डिंग भी पढ़ लिए ना, और वो कंटिन्यूअस पढ़ाई था, हेक्टिक भी था। तो एक बात बोलना था, सुनो ना, अपनी जो नेक्स्ट क्लास मंडे को होएगी ना, मंडे को मैं इंपेयरमेंट क्लोज कर दूंगा 4 बजे से। मंडे को हम लोग होल्डिंग नहीं भी करेंगे, क्योंकि पेंडिंग 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 फिर लंबा चलता जाएगा, होल्डिंग तो ऐसे भी लंबा ही चलेगा। इसको क्लोज कर देते, इस टॉपिक को मंडे ट्यूसडे देख करके इसको क्लोज कर देते हैं। एक मिनट, माधव पूछ रहा है सर ये एक्सेस डेप्रीसिएशन ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग कैसे हुआ? देख, पहले मैं 1 डेप्रीसिएशन देता था, 1 करके, ये देख 1 रुपया 1 साल में रिवैल्यू। बच्चों पैकिंग रोकोगे, फिर मैं 1.7 देने लगा, तो 0.7 का एक्सेस डेप्रीसिएशन मैं दे रहा था ना, तो उसका मेरा हक है कि हम चाहें तो RR से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग में डाल सकते हैं। इस कंपनी ने वही काम ऑप्ट किया था, लिखा है साफ साफ। माधव ओके ओके कुछ नहीं बोला। बाकी जो जूम क्लास में जितने बच्चे हैं यस और नो करके बोलो, समझ में आया पूरा क्लास? अंकुर, देवांजन, रेखा, राखी, माधव, अमन, सौमेन, देवव्रत, नमन, अपराजिता, सलोनी, अरित्रा, श्रुति, रोनी राय चौधरी। कल आप लोग नहीं बोलोगे मंडे के दिन की एस वाला कॉपी नहीं लाए।